दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं इंडियन नेवी का वेटरन कमांडर सुधीर कुमार आपके सामने टाइम टू टाइम काफ़ी रिसर्च करने के बाद में बहुत ही गहन विषय जो हमारी आम जनता की समझ में आए ऐसी भाषा में, हिंदी में, मैं उनके लिए ये एक तरीके से पॉडकास्ट बनाता रहता हूँ। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी लोग आप जो है ना मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मेरी वीडियोस के ऊपर काफ़ी कम से कम 6 से 8 जो है ना वो ऐड भी चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, यदि उसके कंटेंट आपको पसंद करें तो लाइक करें और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आप ये सुनिश्चित करें कि जितने भी मैं पॉडकास्ट बना रहा हूं वो उनको आप सुन सकें। आज का जो विषय है वो विषय है कि भारतवर्ष के क्या वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो भारतवर्ष को डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के क्षेत्र में वो काफ़ी आगे लेके जाएंगे। निसंदेह आज भारतवर्ष फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। और निसंदेह अनडाउटली हम जो हैं वो पहली 4 द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटीज रखने वाले देश हैं। हमारी एयरफोर्स को 3rd रैंक पे और हमारी आर्मी को भी इसी तरीके से, आर्मी और नेवी भी जो है ना 3rd और 4th स्थान पे रखी जा रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो पहली 4 सुपर पावर आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो पहले से लाइक अमेरिका को गिनते हैं, रशिया को गिनते हैं, चाइना को गिनते हैं, तो उसी के साथ साथ अब भारतवर्ष की भी गिनती हो रही है। तो चलो शुरुआत, क्योंकि मैं इंडियन नेवी का वेटरन हूं तो सबसे पहले मैं इंडियन नेवी के ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो बहुत ही एम्बिशियस हैं भारतवर्ष के लिए। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा वो प्रोजेक्ट 75-1 या 75I करके, इंडिया करके है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम 6 सबमरीन, कन्वेंशनल डीजल सबमरीन ना बना के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और जर्मनी के TKMS ग्रुप के साथ में, TKMS वर्ल्ड रिनाउंड, वन अमंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने के लिए है। और उसके कोलैबोरेशन में हम मिलकर करीब 70 से 75 हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये MDL में बनने वाली है। और मेरे ख्याल से जो फर्स्ट सबमरीन है वो 2028 या 29 में डिलीवर हो जाएगी और फिर जो है ना मेरे ख्याल से 2034 तक 6 की 6 सबमरीन डिलीवर इसमें होने वाली है। इस सबमरीन की जो एक खास बात है वो ये है कि डीजल सबमरीन जो है वो 6 से 8 दिन जो है ना वो नीचे रह सकती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर की कैपेबिलिटीज को भी लगाया जा सके तो थोड़ा सा और 3-4 दिन वो रह सकती हैं। लेकिन फिर उनको ऑक्सीजन लेने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए उन्हें सतह पर आना पड़ता है, स्नॉटिंग करनी पड़ती है। और जब सतह पर सबमरीन आती है तो वो इतनी स्टेल्थ उसकी क्षमता नहीं है। उसको जो है वो एनिमीज के जो सोनार हैं वो पकड़ सकते हैं, संकिन डोनार हैं जो हेलीकॉप्टर से टो किए जाते हैं उससे पकड़ सकते हैं, ऐसे सोनो बॉयज हैं जिसमें सोनार लगे हुए होते हैं उससे पकड़ा जा सकता है। तो काफ़ी ऐसी टेक्निक है कि सबमरीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उनकी क्षमता एक तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी क्षमता जो है वो 5 से 6 महीने या इससे भी ज़्यादा होती है, वो क्रू के फटीक के ऊपर या रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग के उसमें कई 15 से 20 सालों तक भी जरूरत नहीं पड़ती है न्यूक्लियर सबमरीन में। और डीजल सबमरीन जिसकी क्षमता कुछ दिन की है, तो उसके बीच में एक ऐसे सबमरीन की जरूरत भारतवर्ष को थी जिसको जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, हमारे पास में इंडिजिनस सबमरीन को बनाने के लिए कैपेबिलिटीज हो। लेकिन जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का जो कंपोनेंट है वो TKMS से हम लाकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और उसको जो है ना वो फिट किया जाएगा एक तरीके से
इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट P-75 इंडिया के तहत जो 6 सबमरीन बनने वाली हैं, इनका जो टनेज है वो 3000 टू 3500 और 4000 टन रहने वाला है, और इसमें कन्वेंशनल वेपन ही रहेंगे। तो एक तरीके से ये इंडिया को ऐसी कैपेबिलिटी सबमरीन आर्म्स के लिए प्रोवाइड करेगा, सक्षम करेगा इंडियन नेवी को, जिसमें एक तरीके से कंटेनमेंट ऑफ वाटर और वाटर सी कंट्रोल और सी डिनायल की कैपेबिलिटी जो है ना ये सबमरीन, बिकॉज ये एक तरीके से कम 1 से 3 महीने तक जो है ना ये पानी के अंदर 100 मीटर 150 मीटर तक जाकर ये बैठी रह सकती है, और दुश्मन की गतिविधियों को, दुश्मन की सबमरीन्स या और दूसरे माइन लेइंग ऑपरेशंस या उसके शिप के ऑपरेशंस को ध्यान में रख सकती है। तो ISR का काम भी कर सकती है और फिर एज अटैक सबमरीन का काम भी कर सकती है, ये एयर डिपेंडेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। जो दूसरा नेवी के लिए और सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है SSBN। SSBN जो है ना वो हम SBC सेंटर विशाखापत्तनम में बना रहे हैं, और उसमें 2 सबमरीन ऑलरेडी INS अरिहंत, INS अरिगत ऑलरेडी बन चुकी हैं। उसके बाद में जो तीसरी सबमरीन है वो INS अरिधमन जो है ना अभी कमीशन होने वाली है, लेकिन उसके बाद एक S4 है, और S4 का टनिज जो है वो 1000 टू 2000 टन ज़्यादा होगा। उसमें और ज़्यादा जो हमारी सागरिका जो एक तरीके से K-15 जो हमारी मिसाइल थी उसकी रेंज को बढ़ाकर K4 या K6 के उसमें फिट की जाएंगी, और उसके बाद में S4 स्टार करके जो है ना वो एक तरीके से 5वीं जो SSBN है वो बनेगी। और इस SSBN का जो डिज़ाइन होगा वो करीब जो है ना 10-12 हज़ार और हो सकता है कि 14,000 टन तक जो है ना ये जाएगी इसकी कैपेबिलिटी, जिससे इसमें और सोफिस्टिकेटेड SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगाया जा सके। तो ये 5 SSBN, तो 5 SSBN जो है ना वो हमारी ट्रायड की कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर वेपन को छोड़ने की, और इसकी की सारी मिसाइल्स जो है ना वो न्यूक्लियर टिप्ड वेपन से। तो एक तरीके से SSBN में न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता है और न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, और इसमें ये सबसे इट इज़ द मोस्ट स्टेल्थ प्रूवन weapon platform any nation can have, and India is having that capabilities। तो हमारी S4 भी हरिधमन इसी साल में, और S4 भी शायद 2027 में जो है ना वो कमीशन हो जाएगी, और उसके बाद में S5 भी 2028 तक। उसके समांतर ही जो है एक और सबमरीन का प्रोग्राम जो है ना चल रहा है, जो है SSSN, अटैक न्यूक्लियर सबमरीन, जिसके द्वारा जो है ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दी है कि पहले 6 और हो सकता है फिर उसके बढ़ाकर जो है ना 4 और SSN बनाए जाए। ये SSN जो है ये जो हमारी 5th S4 स्टार करके जो हमारी SSBN है उसी की तरीके से ये 10 से 12 हज़ार और 14 हज़ार, हो सकता है कि 15-16 हज़ार टन की एक गेंद बहुत बड़ी सबमरीन बनाई जाएगी, जिसमें कम से कम जो है ना 50 से 60 जो है ना वो वर्टिकल लॉन्च्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिट किया जा सकता है, जिनकी रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है, और उस पर जो हैं वो MIRVs लगे होंगे। और ये जो सबमरीन है ये प्रोडक्शन लाइन में अभी डिज़ाइन के बाद में जो है ना प्रोडक्शन लाइन में एक तरीके से जाने वाली है अगले साल के शुरुआत में, और पहली SSN जो है ना वो डेफिनेटली भारतवर्ष कोशिश करेगा कि वो 2030 तक या 2029 तक हमारे पास में प्राप्त हो जाए, और उसके बाद में ये सारी जो सबमरीन है वो 2040 तक जो है ना हमारी SSN हमारे पास में हो जाए। और इसमें जब टनेज इसका बढ़ रहा है तो इसमें ट्विन रिएक्टर्स होंगे। ट्विन रिएक्टर जो है एट प्रेजेंट हमारे पास में जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कैपेबिलिटीज पावर है वो हो सकती है 80-85 मेगावाट इलेक्ट्रिक से
होके 98 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक हो सकती है। और जो बड़ी जो एसएसएन हम बनाएंगे, क्योंकि उसका वेटेज, उसका टनेज जो है वो आईएनएस रीगात वगैरह जो हैं ये 6000 टन्स की हैं, तो इससे भी 2.5 गुना ज़्यादा होंगी। तो उस पे जो है वो करीब 180 या 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक के जो है ना रिएक्टर्स, और हो सकते हैं कि उसमें 100 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें लगे, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड। लेकिन उनकी जो मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगी, और उसके द्वारा जो है ना एक तरीके से एसएसएन का जो रोल होता है वो होती है अटैक सबमरीन। लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, क्योंकि वो अटैक का रोल करेगी तो उस पर सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी। लेकिन वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स सुपरसोनिक भी हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो सकती हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो सकती है। इवन इंडिया ऐसी मिसाइल्स भी प्रोड्यूस कर रहा है कि जो एक तरीके से कॉम्बो, जो बैलिस्टिक और क्रूज का सबमरीन लॉन्च्ड कॉम्बो, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का होगा, कि शुरू में लॉन्चिंग फेज में ये एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री लेगी और फिर उसके बाद में क्रूज मिसाइल्स की तरीके से जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन, और इस पे कन्वेंशनल वेपन होंगे, लेकिन सर्टेनली उसमें MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल, कि उसमें कम से कम 8 से 12 जो है ना वारहेड एक ही मिसाइल के अंदर होंगे। तो यदि एक मिसाइल को एक सिटीज़ के खिलाफ छोड़ेंगे या एक टारगेट के खिलाफ छोड़ेंगे, तो उसी में से निकलकर कम से कम 8 से 12 टारगेट को हिट किया जा सकता है विद अ सिंगल लॉन्च। तो दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़। उसके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि आईएनएस विशाल जो है, आप सभी को विदित है कि आईएनएस विक्रांत को हमने कोचिन शिपयार्ड में बनाया है, जिसका टनेज 35,000 टन से 40,000 टन है। उसमें करीब 1500 से 2000 के बीच में लोग काम करते हैं। उसके ऊपर करीब 30 से 35 एयरक्राफ्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एन हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स और यूकाउज, अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयरबॉर्न व्हीकल्स उसमें रह सकते हैं। अंडर वाटर, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स उससे लॉन्च किए जा सकते हैं, या मिजेट, स्मॉल काइंड ऑफ इन सबमरीन लॉन्च की जा सकती है। इसी तरीके से जो है ना वो आगे जो है वो आईएनएस विशाल या तो आईएनएस विक्रांत की तरह से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा। लेकिन कुछ उम्मीद ये भी चल रही है कि जब बनाना ही है तो एयरक्राफ्ट कैरियर को कम से कम 85,000 टन से 80,000 टन से 1 लाख टन का बनाए, और जिसपे कम से कम 3 से 3,500 लोग जो है ना हो, और उसमें 100 से लेके 120 जो है ना एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी हो, या हेलीकॉप्टर्स या मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स, ISR रिकॉनाइसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग के भी वो यूएवीज उसमें हो सकें, और उसमें अंडर वाटर लॉन्च में ये भी। तो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जो है ना 10 नेक्स्ट क्लास ऑफ डेस्ट्रॉयर्स, और उन डेस्ट्रॉयर्स को जो बनाया जाएगा जो हमारे पास में दिल्ली या कोलकाता क्लास जो हैं उससे भी सुपीरियर, और उसमें जो है ना वेपन कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी रेंज जो है करीब वो 800 किलोमीटर होगी, और इसी तरीके से वेपन रेंज बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है ना 10 डेस्ट्रॉयर्स के साथ में जो फ्रिगेट बन रहे हैं और डिफरेंट क्लास ऑफ शिप्स बन रहे हैं 45 से 50, उनको ऐड किया जाएगा। तो नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो 2035 तक 200 शिप की हो जाएगी, और 2047 तक कम से कम जो है ना वो 260 से 300 के बीच में जो है ना वो हमारी नेवी होगी। और ये 10 जो है ना स्टेट ऑफ आर्ट, द फ्यूचरिस्टिक destroyers with a punch of maximum weapons, new class of weapons and extended range of missiles, and same way जो राफेल आएंगे उसके लिए नेक्स्ट जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा उसके लिए राफेल जो हमने ऑर्डर किया है मेरीन वर्जन वो उस पर आ जाएगा। और उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR की जो मिसाइल्स लगेंगे एक्स्ट्रा MK2 और MK3, उनकी जो रेंज होगी वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, वो भी 250 से 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाएंगी। तो इन सब कैपेबिलिटीज़ के लिए
नेवी देख रहा है। इसके साथ साथ जो है ना कम से कम 4 जो है ना एम्बिशियस वो एम्फीबी एम्फीबियन शिप्स की जो कैपेबिलिटीज होगी उसके द्वारा जो है ना हम वो एक तरीके से हर तरीके के जो है ना यूएवी, ड्रोन्स, एरोप्लेन्स एंड देन हेलीकॉप्टर्स, देन अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स और सभी तरह के जो है ना वेपन सिस्टम, और उससे एक तरीके से द फोर्सेस को भी जो है वो आर्मी को कहीं पे भी लैंड किया जा सकता है। तो इन कैपेबिलिटीज के साथ में इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्शन है जो मैंने बताया है कि कम से कम 200 जो है ना बड़े शिप जो है ना एक तरीके से ब्लू वाटर नेवी, एक तरीके से सी डिनायल एंड सी कंट्रोल की कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए अपने मैरीटाइम ट्रेड को सुरक्षित करते हुए और जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हुए इंडियन नेवी की ये कैपेबिलिटीज होंगी। आर्मी में जिस तरीके से हम जो है ना रुद्रा एंड जिस तरीके से थिएटर कमांड्स हम बना रहे हैं, तो इसी तरीके से जो वहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड बटालियंस होंगे जिसमें सभी कॉम्बैट फोर्सेस का कंपोनेंट होगा, जिसमें सबसे बड़ा होगा कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंड ड्रोन सिस्टम्स विल बी देयर। ड्रोन सिस्टम्स को गिराने के लिए क्षमता होगी। हाँ, मैं इंडियन नेवी के बारे में एक और कह चुका हूँ कि आगे के जो शिप्स होंगे उसके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी होंगे, लेजर वेपन्स भी होंगे, जिसमें जैसे सैटेलाइट किलर टेक्नोलॉजी को हमने दिखाया उसके इस तरीके से, और उससे जो ब्रह्मोस एनजी छोड़ी जाएंगी वो एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी उससे छोड़ा जा सकेगा। तो इनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ में डेस्ट्रॉयर्स या हमारे और एयरक्राफ्ट करिए और हमारे शिप्स होंगे। इसी तरीके से अब आर्मी में जो है ना सभी कैपेबिलिटीज़ जो भी बाबा कल्याणी ने जो एटीजी एक तरीके से बनाई है वो गन होंगी, 155 कैलिबर की गन्स होंगी। उनके पास में जो है ना बेटर हेलीकॉप्टर्स होंगे उनकी एयर विंग में, और सबसे बड़ी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी जो है ना वो हर एक बटालियन के अंदर होंगे। और एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट को जो बढ़ावा दिया है उसको आगे पुश किया जाएगा। और जो क्लोज कॉम्बैट वेपन्स हैं जो एक तरीके से नाइट विजन कैपेबिलिटीज, हेलमेट एंड एक तरीके से जो आर्मर, जो एक हमारा फ्यूचरिस्टिक सोल्जर जो है ना इन्फेंट्रिकल सोल्जर या कोई भी सोल्जर, जब ये इंटीग्रेटेड अब एक तरीके से कंसेप्ट आई है तो आर्मी में वो उससे तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ में बुलेट प्रूफ हेलमेट्स विद नाइट विजन कैपेबिलिटीज, कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज के साथ में हमारा सोल्जर लड़ने जाएगा। इसी तरीके से जो है ना वो न्यू क्लास ऑफ बीएमपीज, और एक तरीके से जो हमारे मल्टी रोल टैंक्स जो है ना एक तरीके से लाइट वेट देन मीडियम वेट एंड द हैवी वेट टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, इन सभी का एक तरीके से, और उसमें जो है ना यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का जो है ना प्रयोग, वो सभी तरह के, और एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स को गिराने की कैपेबिलिटीज के सारे वेपन्स जो है ना वो सारी सभी जितनी भी ये हमारी प्लाटून्स और हमारी जो बटालियंस और ब्रिगेड लेवल पे जो हम बना रहे हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, उन सभी में कैपेबल होंगी। तो आर्मी की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज होंगी जहाँ पे जो है ना सुपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, एनजी एंड डिफरेंट क्लास ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि 5 तक और अग्नि 6 तक, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड फिटेड विद MIRVs एंड डेफिनेटली सम जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं उसमें लैंड लॉन्च एंड मोबाइल लॉन्चर्स से कैपेबल होंगे, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज के साथ में। तो ये आर्मी का हमारा जो है ना स्वरूप सामने आ रहा है। उसके बाद में एयरफोर्स में जो है ना अभी आपने सुना है कि किस तरीके से हम एक तरफ जो है ना राफेल का इंडक्शन कर रहे हैं, 36 हमारे पास आ चुके हैं, और 36 से 2 स्क्वाड्रन हमारे पास में राफेल की ऑलरेडी है। 26 हमने ऑर्डर किया है मेरीन वर्जन ऑफ राफेल
जिसको हम INS विक्रांत, या जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा INS विशाल, जो कन्वेंशनल प्रोपल्शन भी हो सकता है, एक तरीके से गैस टर्बाइन फिटेड जैसे INS विक्रांत है, और हो सकता है कि वो एक बड़ा न्यूक्लियर प्रोपल्ड शिप हो, तो उसकी कैपेबिलिटी उससे ऑपरेट करने के लिए जो है ना हमारे पास में विग-29 को जो है ना के साथ साथ हमारे पास में राफेल मैरीन वर्जन भी हो जाएंगे। और अभी अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं बहुत ही एम्बिविशियस प्रोग्राम, एंड द बिगेस्ट एवर डिफेंस ऑर्डर और द इम्पोर्ट बाय एनी नेशन। हम 114 राफेल और ले रहे हैं, जिसमें शर्त यह है कि 16 हमारे पास में रेडी टू फ्लाई कंडीशन में वो डायरेक्टली फ्रांस से आएंगे हमारे पास डासो से, और 98 को जो है ना वो डासो यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे MRO, उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज सभी स्क्वाड्रंस में, सभी बेसिस में 15 इयर्स का जो है ना उनको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सभी तरह के वेपन्स और सोर्स कोड किया जाएगा, जिसमें इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को उसमें इंटीग्रेट करने के लिए सभी प्रोविजन होंगे। तो एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। दूसरी तरफ जो है हमारे पास में ऑलरेडी 38 to 40 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हमारे पास में है, जिसमें 404 इंजन को लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, तो भारतवर्ष ने अभी एक 70,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है ना सफ्रान, फ्रांस की एक कंपनी है जो करीब 100 से लेकर 110 to 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने के लिए जो इंजन है वो हमारे जो तेजस MK1 और MK2 है उसमें लगाया जा सके, स्पेशली MK2 में। यदि जी से कुछ डिले होता है तो हम साइड बाय साइड ये कैपेबिलिटीज़ को भी पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है ना ये एयरफोर्स के लिए है। अब इसके साथ साथ जो है सैफरन ये तो इंजन देगा ही, उधर रोल्स रॉयल्स यूके की जो कंपनी है वो भी हमारे साथ में जो है ना एक तरीके से। दूसरी तरफ जो GTRE है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO ऑफ इंडिया, उसने फिर एक इंटेंट ROI निकाली है, जिसमें जो है ना ये एक तरीके से इंजन को जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर, ये कंजोर्टियम ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। और वो भी ये इंजन जो है ना हमारे जो फ्यूचरिस्टिक हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम है तेजस Mark 1 और Mark 2, तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है ना करीब 200 के करीब का ऑर्डर जो है ना ऑलरेडी हॉल के साथ में HAL के साथ में है तेजस MK1 MK2 का। और इसी तरीके से जो है ना तेजस की ऑलरेडी हमारे पास स्क्वाड्रन है। तो इसके साथ साथ आके करीब 200-225 हमारे पास में MK1 MK2 जो है ना वो 2040 तक हमारे पास में होने चाहिए। उसके साथ साथ जो राफेल, और फिर राफेल का ये भी हो सकता है कि जब ये हम 114 ले लेंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो डासो इंडिया में रखे, और जो राफेल के ऑर्डर जो है ना डासो के पास आएगा, हो सकता है कि इनको जो मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जा सके और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये कैपेबिलिटीज़, इसके साथ साथ जो है ना GTRE ने जो कावेरी इंजन बनाया, तो कावेरी इंजन में उन्होंने करीब 70 किलो न्यूटन तक का बनाया था, लेकिन 70 किलो न्यूटन भी जो ड्राई थ्रस्ट के साथ ना होके वो कम से कम जो है ना वो LCA में फिट नहीं किया जा सके, जिससे हमें हमारी डिपेंडेंसी G404 में हुई। जी का हमें लेना पड़ रहा है, या उसके बाद हमें तेजस MK2 और M का के लिए जो है ना G414 जो है ना उसमें कॉन्फ़िगर किया गया था। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि सफ्रैन के साथ में प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, प्राइवेट प्लेयर में जो है वो हमारी गोदरेज डिफेंस ने बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटीज़ प्राप्त करी है। उसके साथ साथ जो है ना एक तरीके से GTRE ने जो कावेरी के डेरिवेटिव्स बनाए हैं इंजन, वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स को, या हमारे जो स्टार्टअप हैं जो इंजन बना रहे हैं, कोई 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट का, कोई 10 किलो न्यूटन, कोई 50, इस तरीके से, तो उनको भी जो है ना डिफरेंट ड्रोन कैटेगरी जो हमारी प्राइवेट स्टार्टअप बना रहे हैं तो उसमें उनको फिट किया जा सकता है। तो ये कि भी कैपेबिलिटी जो है ना एयरफोर्स अपनी मल्टीप्लाई
कर रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। और एयरफोर्स के अंदर जो है इस तरीके से हमारा जो तेजस 1 है वो करीब जो है ना 4th जनरेशन, तेजस MK1 और MK2 जो है वो 4.5 जनरेशन, एम का हमारा 5th जनरेशन आएगा। इसी तरीके से जो राफेल है वो हमारा 5th जनरेशन है और 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना Su-57 भी हम रशिया से बातचीत चल रही है। जिस तरीके से हॉल ने MiG-29 को बनाने की जो है ना 3rd लाइन मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है ना वो नासिक में बनाई है, तो रशियन टीम और इंडियन टीम ने ऑलरेडी उसकी स्टडी की है और वहाँ पर जो है ना Su-57 को यहाँ पर इंडिया में बनाया जा सकता है। तो एक डीप पेनिट्रेशन और मैक्सिमम वेपन कैरिंग कैपेसिटी के साथ में Su-57 भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवर्ष जो है ना वो अपने एक तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में जरूर जोड़ेगा, जिससे राफेल और Su-57 का एक कॉम्बिनेशन एक तरीके से गैप फिलिंग हो जाए। जब तक हमारे जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो 5th जनरेशन का हमारा तैयार नहीं हो जाता, उस गैप को फिल करेगा। और उसमें सोर्स कोड के साथ में दोनों प्लेन के साथ में चाहे राफेल हो और Su-57 को भारतवर्ष में ही बना के हम सभी वेपन्स जिनको हमने इंडिजिनसली प्रोड्यूस किया है, चाहे वो BVR मिसाइल्स हो या और डिफरेंट काइंड ऑफ एंड ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हों, उन सभी को इंटीग्रेट किया जा सके और हमारा IACCSS के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके। जो हमारी थिएटर कमांड है और जो हमारी स्पेस कमांड है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उन सभी के साथ में वेपन प्लेटफॉर्म्स और एयरफोर्स के जितने भी हमारे हैं। और इससे पहले जो है अभी हमारे पास में इन्वेंट्री एयरफोर्स की, उसमें जगुआर हैं, मिराज हैं, तो उनको हमने वो 3rd जनरेशन के थे लेकिन उनको अपग्रेड करके हमने 4th जनरेशन किया है। और SUV-30 और MiG-29 को भी अपग्रेड करके हमने एक तरीके से 4th जनरेशन और कह सकते हैं कि 4.5 जनरेशन में हम उनको लाए हैं। तो ये हमारी जो है ना इतने हम मिराज और जगुआर को जो है ना एक तरीके से डीकमीशन करेंगे, तो उसके साथ साथ हमारे पास में राफेल और Su-57 काफ़ी हो जाएंगे। और बाय द टाइम we are decommissioning other class of 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो हमारे पास में 5th और 5th के बाद में जो है ना हम ऑलरेडी प्रोडक्शन और डिज़ाइन स्टेज में होंगे और जो प्रोडक्शन है वो हम 6th जनरेशन का भी जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि डिज़ाइन जो है ना ऑलरेडी वो शुरू हो चुका है। तो इन सभी के साथ में जो एक मिसाइल में आज भारतवर्ष जो है ना वो सुपर पावर है, तो तीनों फोर्सेज में और स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स में स्पेस में हमारे पास में क्लर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है। इन सभी के साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हमने टेस्ट कर लिया है और सभी के कंपोजिट मटेरियल्स, रेयर अर्थ मटेरियल विद सप्लाई लाइन और कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ में, और जो अभी बजटरी एलोकेशन को जिसमें कैपिटल आउटले को पिछले साल के मुकाबले करीब 20% से जो है ना बढ़ाया गया है। ये सारी एम्बिशन भारतवर्ष की इसी तरफ चल रही है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को साथ साथ और जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हम निसंदेह, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी एम्बिशन जो है ना सुपर पावर की है, लेकिन सेकंड टू नन ये हमारी कैपेबिलिटीज जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की होनी चाहिए कि कोई भी एडवर्सरी हो उसके सामने हम अपना पक्ष रख सकें और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, अपने बॉर्डर्स को, चाहे वो एयर का हो, चाहे स्पेस का हो, चाहे लैंड का हो, या मैरीटाइम बॉर्डर्स या मैरीटाइम ट्रेड हो या अंडर वाटर हो, इन सभी को, या EEC हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक EEZ, इन सभी की सुरक्षा हम जो है ना अच्छी तरीके से कर सके भारतवर्ष को, और फ्यूचर में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको स्किलिंग करके डिफेंस फोर्सेस की मीट को हमेशा मीट किया जा सके, और जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है उसके साथ साथ हमारी बीफिटिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज हमेशा रहें, ये रहेगा। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया
तो आप इसको लाइक करिए और इस मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारा और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है कि हम और ज़्यादा अच्छी रिसर्च करके और अपनी डिफेंस के बारे में, भारतवर्ष के डेवलपमेंट के बारे में, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में आपके प्रति बिल्कुल एक तरीके से हिंदी में और मातृभाषा में आपके समक्ष ऐसे गहन विषयों पर चर्चा को आपके समक्ष रख सके। तो दोस्तों, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों को सर्कुलेट करिए, अपने रिलेटिव्स को सर्कुलेट करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।